हेलो स्टूडेंट्स। सोइल साइंस के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड सोइल क्या होती है। एसिड सोइल क्या होती है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है और इसके करैक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस क्या क्या हैं और इसको रिक्लेमेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, एसिड सोइल को सुधारा किस प्रकार से जा सकता है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें कि एसिड सोइल क्या होती है, एसिड सोइल का सबसे पहले अगर अपने पीएच देखें तो पीएच जो होगा वो लेस देन 6.5 होता है और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। सोइल में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी पीएच उतना ही ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। पीएच जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन पर। पीएच जो है वो है नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉइल में जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी पीएच उतना ही डिक्रीज होता रहेगा। सॉइल एसिडिटी इज मेजर्ड बाय पीएच यूनिट। अगर अपने एसिडिटी की बात करें तो मेनली जो है वो 3 टाइप की एसिडिटी है। फर्स्ट है एक्टिव एसिडिटी, सेकंड है एक्सचेंजेबल एसिडिटी या फिर रिजर्व एसिडिटी और थर्ड है रेसिडुअल एसिडिटी। तो वन बाय वन इसके बारे में अपने बात करते हैं। एक्टिव एसिडिटी क्या है? अगर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल वाटर या मॉइस्चर में मौजूद है तो उसके अपने एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। क्योंकि अगर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन जो हैं अगर सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो ही वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे सॉइल की एसिडिटी पर, तो ही इसको अपने एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। जैसे कि ये सॉइल पार्टिकल हैं, सॉइल पार्टिकल के सॉइल पार्टिकल के बीच में यहाँ पे जो है सॉइल वाटर होता है। अगर सॉइल वाटर में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम अगर सॉइल वाटर में हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट हैं तो वो एक्टिव एसिडिटी कहलाते हैं। सॉइल पीएच अगर अपने मेज़रमेंट करते हैं किसी भी पीएच इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तो एक्टिव एसिडिटी को ही मेज़र करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट हो सकता है कि सॉइल जो अपने पीएच मेज़रमेंट करने के लिए कौन सी एसिडिटी को अपने मेज़रमेंट करते हैं, तो वो है एक्टिव एसिडिटी। सॉइल पीएच मीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एसिडिटी को ही मेज़रमेंट करता है। सेकंड अगर अपने बात करें कि एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्या होती है, इसको अपने रिजर्व एसिडिटी भी बोलते हैं। तो ये जो है ये सॉइल पार्टिकल हैं। सॉइल पार्टिकल के सरफेस जो होती हैं, ये जो होती हैं सरफेस, ये केटाइन एक्सचेंज साइट होती हैं। सॉइल पार्टिकल के ऊपर ये जो सरफेस होती हैं ये केटाइन एक्सचेंज साइट होती हैं। अगर केटाइन एक्सचेंज साइट पर अगर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के आयन प्रेजेंट हैं और वो सॉइल सॉल्यूशन में जो है, ये जो सॉइल सॉल्यूशन है सॉइल वाटर है, अगर वो सॉइल वाटर में अगर वो नहीं जा पाते, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन सॉइल वाटर में नहीं है और वो सॉइल कोलाइड की सरफेस पर केटाइन एक्सचेंज साइट पर अगर वो प्रेजेंट है तो उसको अपने एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहते हैं। और ये इसको अपने रिजर्व एसिडिटी भी कहते हैं क्योंकि ये जो पार्टिकल हैं ये यहाँ पे जो हैं वो रिजर्व हैं। और इसको पोटेंशियल एसिडिटी भी कहते हैं क्योंकि इनमें पोटेंशियल है सॉइल के सॉल्यूशन में जाने के लिए। इनमें पोटेंशियल होता है कि वो सॉइल सॉल्यूशन में जा सकें, लेकिन अभी तक वो वो एक्सचेंज नहीं हो पाए कैटायन के साथ, इसलिए उनको एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहते हैं। और थर्ड अगर अपने बात करें तो वो है रेसिडुअल एसिडिटी। रेसिडुअल एसिडिटी क्या होती है? अगर अपने एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी को अगर अपने न्यूट्रलाइज भी कर दें तो भी जो आफ्टर आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन के बाद में भी जो एसिडिटी बचेगी उसको अपने रेसिडुअल एसिडिटी कहते हैं। रेसिडुअल एसिडिटी जो होती है वो क्ले कॉम्प्लेक्स और जो सिलिकेट क्ले कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मैटर की नॉन एक्सचेंजेबल साइट पर प्रेजेंट होती हैं। अगर सोयल सिलिकेट क्ले और ऑर्गेनिक मैटर की नॉन एक्सचेंजेबल साइट पर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट हैं और उसकी वजह से जो एसिडिटी प्रोड्यूस होगी उसको हम रेसिडुअल एसिडिटी कहते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट है ये एक्टिव एसिडिटी है, ये सॉइल सॉल्यूशन में है। सॉइल सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के आयन प्रेजेंट हैं तो इसको अपने एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। सॉइल पीएच मीटर के द्वारा एक्टिव एसिडिटी ही मेज़रमेंट की जाती है।
और सेकंड है एक्सचेंजेबल एसिडिटी। एक्सचेंजेबल एसिडिटी जो है वो नियर द क्ले एंड ह्यूमस सरफेस के पास होते हैं, और ये जो हैं ये एक्सचेंजेबल साइट पे होते हैं। अगर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन ये एक्सचेंजेबल साइट पर प्रेजेंट है कि वो एक्सचेंज हो सकते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में जा सकते हैं, तो उसको अपने एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहते हैं, या फिर इसको पोटेंशियल एसिडिटी भी कहते हैं, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है सॉइल सॉल्यूशन में जाने के लिए। और थर्ड है रेसिडुअल एसिडिटी। रेसिडुअल एसिडिटी जो है वो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयन जो है वो क्ले और ह्यूमस के नॉन एक्सचेंजेबल साइट पे, ये जो है ये नॉन एक्सचेंजेबल साइट पे अगर प्रेजेंट हैं एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के आयन, तो उसको अपने रेसिडुअल एसिडिटी कहते हैं। ये जो है ये एक्सचेंजेबल एसिडिटी और एक्टिव एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के बाद में भी जो एसिडिटी रहेगी उसको अपने रेसिडुअल एसिडिटी कहा जाता है। अगर नेचर ऑफ एसिडिटी बेस्ड ऑन पीएच की अगर अपने देखें, तो सबसे पहले है स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक सॉइल का पीएच जो होगा वो है 6 से 6.5। उसके बाद में है मीडियम एसिडिक। मीडियम एसिडिक का है 5.5 से 6। स्ट्रॉन्ग एसिडिक का है 5 से 5.5। और वेरी स्ट्रॉन्ग का है 4.5 से 5। और एक्सट्रीमली एसिडिक का है 4.5 से कम या फिर 4 से 4.5। अब हम बात करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड सॉइल। एसिड सॉइल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल जैसे कि आप जानते हैं कि रॉक के वेदरिंग से जो है वो रिगोलिथ बनता है, और रिगोलिथ के सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर जैसे कि क्लाइमेट, वेजिटेशन, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टाइम, ये जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर हैं इनसे ट्रू सॉइल बनती है। रॉक्स के वेदरिंग से रिगोलिथ और रिगोलिथ से ट्रू सॉइल बनती है। तो सॉइल का निर्माण जो है वो रॉक्स से ही हुआ है। जिस प्रकार की रॉक्स का नेचर होगा सॉइल भी उसी प्रकार की होगी। अगर रॉक जो है एसिडिक है तो सॉइल भी एसिडिक ही बनेगी। तो एसिड रॉक हम किसे कहेंगे। एसिड रॉक, एसिड रॉक जिसमें सिलिका कंटेंट जो है वो 65% से ज़्यादा है। जिस ऐसी रॉक्स जिनमें सिलिका कंटेंट 65% से ज़्यादा है वो एसिड रॉक है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एसिड रॉक कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, रायोडाइट और सैंडस्टोन, ये जो हैं ये एसिडिक रॉक हैं। इनमें 65% से ज़्यादा सिलिका कंटेंट है। जितना ज़्यादा सिलिका कंटेंट होगा रॉक्स उतनी ही एसिडिक होगी। तो इन रॉक्स के वेदरिंग से जो सॉइल बनेगी, इन रॉक्स के वेदरिंग से जो सॉइल बनेगी वो एसिडिक नेचर की होगी। तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, एसिडिक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में सबसे पहले है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल का नेचर जो होगा सॉइल का नेचर भी वही होगा। ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है पेरेंट मटेरियल से। सेकंड है रेनफॉल। रेनफॉल में क्या होगा कि मेनली जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होती है वहाँ पे जो केटाइन है, जो बेसिक केटाइन है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो केटाइन है ये वाटर के साथ मिलके रूट जोन से नीचे चले जाते हैं। ये जो है लीच डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण सरफेस के ऊपर अपर सरफेस पे जो है वो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये जो है एसिडिक केटाइन है जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण सोइल जो है एसिडिक होती हैं। लीचिंग में जो है मेनली कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन बेसिक कीटाइनों का लीच डाउन हो जाता है, जिससे कि ये जो बेसिक कीटाइन है इनकी अपर सरफेस पे कमी आ जाती है और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इनमें इनबैलेंस होने के कारण, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण जो सॉइल सरफेस है जो कि अपर सॉइल है वहाँ पे एसिडिक सॉइल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी और जो बेसिक केटाइन है वो सॉइल प्रोफाइल के साथ मिलके नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो बेसिक केटाइन है वो नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए जो रेनफॉल है वो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है एसिडिक सॉइल के निर्माण में। सेकंड है एसिड रेनफॉल।
तो जैसे कि अपने फर्स्ट पढ़ा कि जो केटाइन है वो रेनफॉल अगर ज़्यादा होगी तो केटाइन जो है वो डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व होंगे और लीच डाउन कर जाएंगे। लीच डाउन करने के कारण जो अपर सरफेस पे हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण कि सोइल एसिड नेचर की हो जाएगी। और सेकंड है एसिड रेनफॉल। एसिड रेनफॉल कैसे होगी? जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो हैं वो एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ, वाटर जो है क्लाउड में प्रेजेंट होगा तो इनके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड जो है रेन के साथ नीचे आएगा तो सॉइल एसिड हो जाएगी। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना लेगा। जैसे ही नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है नीचे आएगा तो सॉइल भी एसिड प्रवृत्ति की हो जाएगी, एसिड नेचर की हो जाएगी। टू फ्रॉम रूट रेस्पिरेशन, रूट के रेस्पिरेशन से जो है CO2 निकलती है। ये जो CO2 है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके H2CO3 ये जो है ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड क्या करता है? जो कि बेसिक केटाइन है जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये इनसोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। ये जो है ये इनसोल्यूबल फॉर्म में होते हैं सॉइल में, तो इनसोल्यूबल फॉर्म को ये जो है सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करेगा। कार्बोनिक एसिड इनसोल्यूबल फॉर्म को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करेगा। तो ये जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है ये सोल्यूबल फॉर्म है। तो जैसे ही ये सोल्यूबल फॉर्म होगा तो ये वाटर में जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। वाटर में डिज़ोल्व होने के कारण ये जो है ये लीच डाउन कर जाएंगे बेसिक केटाइन, जिससे कि लीच डाउन हो जाएंगे। बेसिक केटाइन लीच डाउन होने के कारण जो है हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस होगी। तो मेनली जो कार्बोनिक एसिड जो है वो इनसोल्यूबल फॉर्म को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा जो कि सोल्यूबल फॉर्म में है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर है और उनका डीकम्पोजिशन होगा, डीकम्पोजिशन से फर्स्टली जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। सेकंड, जो ऑर्गेनिक मैटर के जो डीकम्पोजिशन होता है तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये CO2 प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द रेस्पिरेशन। जब ये CO2 प्रोड्यूस करते हैं तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है CO2 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बेसिक केटाइन को डिज़ोल्व करता है। बेसिक केटाइंस जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम को कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में चेंज करके ये जो है डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व कर देता है। तो इस प्रकार से डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में फर्स्टली ऑर्गेनिक एसिड्स का निर्माण होता है और सेकेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं जो कि कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो इस प्रकार से डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी एसिड सॉइल का निर्माण होता है। एप्लीकेशन ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर, अगर लगातार अपने कंटिन्यूस एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर जो होते हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ये जो है ये एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र है। इनका लगातार कंटिन्यूस यूज से जो है सोइल जो है एसिड नेचर की हो जाती है। इसको मैं तो सोइल जो है किस प्रकार से एसिड होगी मैं आपको एज एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये सोइल पार्टिकल है, सोइल पार्टिकल्स पर जो हैं वो कैल्शियम
मैग्नीशियम, ये जो हैं ये बेसिक केटाइन जो हैं ये लगे हुए होते हैं, ये जो हैं ये इनसोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही अपने अमोनियम सल्फेट, जैसे एज एग्जांपल अपने अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं, अमोनियम सल्फेट अपने सोइल में डाला, तो ये जो अमोनिया है ये सोइल पार्टिकल पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये जो बेसिक केटाइन है इनको रिप्लेसमेंट कर देगा। तो यहाँ पर जो है अमोनिया आ जाएगा, और जो कैल्शियम है ये कैल्शियम, ये जो सल्फेट है इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। कैल्शियम सल्फेट जो होगा ये लीचेबल होगा, यानी कि ये वाटर में घुलनशील होगा, और वाटर में घुलनशील होने के कारण ये लीच डाउन हो जाएगा, जिसके कारण अपर सरफेस पर या फिर जो सॉइल के में जो है हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे कि सॉइल जो है वो एसिड नेचर की हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर अपने अमोनियम नाइट्रेट भी डालते हैं, अमोनियम नाइट्रेट भी जो है जो सॉइल पर जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेसमेंट कर देगा। कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेसमेंट करने पर सॉइल पर जो है क्ले पर अमोनिया आ जाएगा, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा। ये जो है ये लीचेबल होते हैं, ये लीच डाउन कर जाएंगे। ये जो बेसिक केटाइन है ये लीच डाउन करने के कारण H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी सॉइल में, जिसके कारण कि सॉइल जो है वो एसिड नेचर की होती है। एसिड, जिससे कि एसिडिटी सॉइल में प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से सॉइल में एसिडिटी इंक्रीज होगी। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से भी सॉइल जो है एसिड नेचर की होगी। तो नाइट्रिफिकेशन जो है 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में बदलता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से, और नेक्स्ट जो है नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से। तो इसमें जो है अमोनिया जो है नाइट्राइट में जब चेंज होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ आयन के रिलीज होंगे, H+ आयन के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। इसी प्रकार से ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। नाइट्रिफिकेशन के इस साइकिल से जो है 2 पॉजिटिव आयन रिलीज होते रहेंगे, जिसके कारण कि H+ आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सॉइल में, जिसके कारण सॉइल जो है एसिड नेचर की हो जाएगी। कंटिन्यूस H+ आयन के रिलीज होने से H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, जिसके कारण सॉइल की एसिडिटी भी इंक्रीज होती रहेगी। तो इस प्रकार से जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी सॉइल को एसिड होने में हेल्प करती है। एसिड सॉइल में ही एक पार्ट है एसिड सल्फेट सॉइल का, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ एसिड सॉइल का। एसिड सल्फेट सॉइल, या फिर इसको अपने डच लैंग्वेज में डच साइंटिस्ट ने इस सॉइल को कैट क्ले सॉइल का नाम दिया। तो ये जो सॉइल है इनका pH जो है 4 होता है। इनके लिए ये कंडीशन जो है ये रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट जैसे कि पीट सॉइल होनी चाहिए, और एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। एसिड सल्फेट सॉइल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? एसिड सल्फेट सॉइल जो है मेनली जो है कोस्टल एरिया में, दलदली एरिया में एनारोबिक कंडीशन में पाई जाती है, जिसमें कि जो सल्फेट होते हैं सी और ग्राउंड वाटर के वो मिक्स हो जाते हैं लैंड सेडिमेंट्स कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर। सी का जो वाटर है, सी वाटर जो है वो लैंड में इंटर करता है, जिससे कि दलदली भूमि का निर्माण होता है। ये जो दलदली भूमि है ये एनारोबिक कंडीशन होती है। इसमें जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है डिसल्फोविब्रियो डिसल्फ्यूरॉन। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये जो है सल्फेट आयन का रिडक्शन करके ऑक्सीजन लेता है और H2S प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले ये जो लैंड है, सबसे पहले ये जो दलदली लैंड है इस पे जो है सी वाटर इंटर करेगा, सी वाटर इंटर करेगा जिससे कि एनारोबिक कंडीशन बनेगी। एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा कि एक जो बैक्टीरिया होगा
जिसका नाम है डी सल्फोविब्रियो डी सल्फ्यूरॉन। ये जो बैक्टीरिया होगा ये ऑक्सीजन लेगा रिडक्शन करके सल्फेट आयन के रिडक्शन से ऑक्सीजन लेगा, जिससे कि ये जो सल्फेट आयन है ये हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो जाते हैं, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये जो है ये आयरन फेरस आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक आयरन सल्फाइड का निर्माण करते हैं, जिसको अपने पाइराइट बोलते हैं। जब तक भूमि जो है एनारोबिक कंडीशन में होगी तब तक ये पाइराइट जो है ये इनएक्टिव होंगे। जैसे ही ये वाटर टेबल जो है नीचे जाएगा, जैसे ही ये भूमि में पानी कम होगा, एरोबिक कंडीशन आएगी, तो ये पाइराइट जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होने के कारण ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं ये हाईली एसिडिक नेचर के होते हैं, जिससे कि ये इन सॉइल का जो है pH वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, लेस देन 4 pH जो है लेस देन 4 हो जाता है। तो इसको अपने फिर से समझते हैं कि एसिड सल्फेट सॉइल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जैसे ही ये जो है सबसे पहले ये जो है कोस्टल एरिया में पाई जाती है, और सेकंड कोस्टल एरिया में जब सी वाटर जो होगा वो लैंड पे इंटर करेगा, सबसे पहले जैसे ये सी है, ये सी वाटर है, ये भूमि में इंटर करेगा तो भूमि जो है दलदली बन जाएगी और एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। इस भूमि में जो है एक बैक्टीरिया, इस जो वाटर में है ये सल्फाइड जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन होती है। तो जैसे ही ये लैंड में इंटर करेगा, ये जो है लैंड में जो है आयरन ऑक्साइड, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये जो है यहाँ पे इनएरोबिक कंडीशन बन जाएगी। इनएरोबिक कंडीशन में ये जो होता है डी सल्फोविब्रियो डी सल्फ्यूरॉन ये बैक्टीरिया होता है। ये जो है ये सल्फाइड जो होते हैं, जो कि सल्फेट जो होते हैं सी वाटर के साथ आए हुए या फिर ग्राउंड वाटर में जो होते हैं उनको रिडक्शन करके जो है H2S बनाता है। H2S क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो फेरस के साथ, जो कि लैंड पे जो कि सॉइल पार्टिकल में जो कि मौजूद होते हैं, उस पे जो है फेरस आयरन जो होते हैं, आयंस जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाता है, जिसको अपने पाइराइट कहते हैं, FeS2। पाइराइट जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं जब तक कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। जैसे ही इन जो भूमि होती है इनमें जो वाटर जो है नीचे जाता है, वाटर टेबल कम होता है, तो पाइराइट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होकर H2SO4 बनाते हैं, जो कि हाईली एसिडिक नेचर का होता है। तो ऐसी सॉइल को एमलियोरेट किस प्रकार से किया जाए? इन सॉइल को एमलियोरेट करने के लिए जो मेनली है वो वाटर टेबल को बनाए रखना होता है। वाटर टेबल अगर हाई रहेगा तो ये जो पाइराइट है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए हमेशा इन सॉइल को जो है एनारोबिक कंडीशन बनाए रखना कि इसका जो मेन एमलियोरेशन है। जैसे कि यहाँ पे जो है मैनग्रोव्स हैं, यानी कि दलदली एरिया है, तो यहाँ पे जो है सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है, आयरन है, तो यहाँ पे जो क्या है एनारोबिक कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा? डी सल्फोविब्रियो डी सल्फ्यूरॉन। ये जो बैक्टीरिया है ये एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कैसे लेगा? तो ये सल्फेट के रिडक्शन करेगा। तो सल्फेट के रिडक्शन से H2S बनेगा। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो पाइराइट के साथ रिएक्शन करेगा। ये जो है पाइराइट के साथ रिएक्शन करेगा। पाइराइट क्या है? FeS2। पाइराइट के साथ रिएक्ट करेगा। करेगा जब ये वाटर टेबल नीचे होगा, ये जो पाइराइट बना है, जैसे ही वाटर टेबल कम होगा ये जो पाइराइट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होते ही ये H2SO4 बनाता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। बात करें कि एसिड सॉइल के, तो सबसे पहले है एसिड सॉइल का pH जो है वो लेस देन 6.5 होता है। सेकंड जो है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है बेसिक केटाइन है, इनके लीच डाउन होने के कारण इनके जो है सॉइल में डिफिशेंसी आ जाती है। सॉइल में डिफिशेंसी हो जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। इसके अलावा एल्यूमिनियम
फेरस और मैग्नीज़ की कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है। इनकी कंसंट्रेशन हाई होने से ये जो है टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाने लगते हैं, प्लांट्स में टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाते हैं, जिसमें कि प्लांट की रूट जो होती हैं वो सीज हो जाती हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी डिफिशियंसी होने के कारण जो सॉइल में ये जो है, ये सॉइल जैसे कि पार्टिकल हैं, ये जो है सॉइल पार्टिकल में बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, ये जो है इनको जोड़ने का काम करते हैं। तो इनकी कमी होने के कारण जो सॉइल जो है डिफ्लोकुलेट होने लग जाती है, जिसके कारण सॉइल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो ख़राब हो जाती है। सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होने के कारण सॉइल जो होता है डीफ्लोकुलेट हो जाती है। डीफ्लोकुलेट यानी कि सॉइल के जो पार्टिकल है वो आपस में बाइंड नहीं रह पाते, बाइंडिंग में कमी आ जाती है, जिससे के कारण कि डीफ्लोकुलेट हो जाती है, यानी कि सॉइल के कण अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण लाइट टेक्सचर हो जाती है सॉइल जो है लाइट टेक्सचर हो जाती है। सॉइल के लाइट टेक्सचर होने से क्या क्या कुछ हो सकता है, तो सबसे पहले वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में कमी आएगी। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम होगा, और इसके साथ साथ जो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी सॉइल की, एसिडिक सॉइल की कम होगी। तो इस प्रकार से जो है डिफ्लोकुलेशन से जो है लाइट टेक्सचर होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और लाइट टेक्सचर होने से कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कम होगी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की कम होने के कारण CEC जो होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम होने के कारण जो एसिड सॉइल में जो है क्योलिनाइट और इलाइट क्ले मिनरल जो है ये प्रोमिनेंट पाए जाते हैं। लो pH होने के कारण एल्यूमिनियम, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट जो है ये जो है अवेलेबल न्यूट्रेंट है इसमें लो pH में। और बोरोन और मोलिब्डेनम जो है इनकी जो है डिफिशियंसी पाई जाती है। ऐसी सॉइल में जो है लो pH पर बोरोन और मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी हो जाती है। एल्यूमिनियम, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट जो है ये अवेलेबल न्यूट्रेंट है। इसके साथ साथ जो फॉस्फोरस की भी डिफिशियंसी होती है। ये जो फॉस्फोरस जो अवेलेबल फॉस्फोरस है ये इमोबाइलाइज हो जाता है। इमोबाइल होने के कारण जो है इसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है लो pH पे एल्यूमिनियम और फेरस की कंसंट्रेशन अधिक होती है। एल्यूमिनियम और फेरस जो है फॉस्फोरस के साथ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, फेरस के साथ फेरस फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, जो कि सॉइल सॉल्यूशन में इमोबाइल होते हैं, जिसके कारण फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है कम हो जाती है। एसिड सॉइल में जो होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो कम होती है। बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन में कमी आती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल जो होते हैं वो इसके लिए प्रीफरेबल होती है, जिसमें कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हाईएस्ट होती है। तो जैसे जैसे सॉइल का pH कम होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुकेगी। बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकने से जो है नाइट्रोजन में भी कमी आएगी। तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो है बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास जो है अमोनिया को नाइट्रोजन में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। तो अगर बैक्टीरिया कम होगा तो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस भी कम होगी। नाइट्रिफिकेशन की अगर प्रोसेस कम होगी तो सॉइल में नाइट्रोजन की भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकने से नाइट्रोजन की कमी आती है। तो एसिड सॉइल में बैक्टीरिया की भी पॉपुलेशन कम हो जाती है और नाइट्रोजन भी कम पाई जाती है। एसिड सल्फेट सॉइल में H2S की जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट हो जाती है। और इन सॉइल में अगर अपने राइस की कल्टीवेशन करते हैं तो राइस में जो है एक्योची डिजीज़ लग जाती है। एक्योची डिजीज़ क्योंकि एसिड सल्फेट सॉइल में हाइड्रोजन सल्फाइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाईएस्ट होती है। एसिड सॉइल का रिक्लेमेशन किस प्रकार से किया जा सकता है?
एसिड सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए हम एसिड सॉइल में लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर डाल सकते हैं, जिसको अपने कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाटर के साथ, सॉइल में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और जिससे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैल्शियम और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये बेसिक नेचर के होते हैं, जिससे कि पीएच इंक्रीज होगा। ये जो कैल्शियम है ये डायरेक्ट सॉइल के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिससे कि सॉइल में जो है कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज होगा, जिससे कि सॉइल का पीएच इंक्रीज होगा। और ये जो बाइकार्बोनेट है, अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट जो है ये H2O और CO2 में टूट जाते हैं। और अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन की बात करें, हाइड्रोक्सिल आयन जो है जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड सॉइल में एल्यूमिनियम और फेरस की कंसंट्रेशन अधिक होती है, तो ये एल्यूमिनियम और फेरस के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये जो होते हैं ये सॉइल में इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल नेचर के होते हैं, जिसके कारण सॉइल में इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और सॉइल का पीएच बैलेंस होने लगता है। इनकी कमी आने के कारण, इनमें इनकी कंसंट्रेशन कम होने के कारण सॉइल का पीएच जो है इंक्रीज होने लगता है। के लिए हम एसिड सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए हम डोलोमाइट, CaCO3.MgCO3, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये बेसिक केटाइन है, जिससे कि सॉइल की एसिडिटी में सुधार आता है। और इसके साथ साथ क्विक लाइम, CaO, ये भी हम डालते हैं। इसके साथ साथ स्लेक्ट लाइम होता है, ये स्लेक्ट लाइम होता है, ये भी डालते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है, कैल्शियम CaSiO3 और CaSiO2, ये भी हम एसिड सॉइल में डालते हैं। इनके कारण सॉइल में एसिडिटी में कमी आती है और जो बेसिक केटाइन है उनमें इंक्रीज होता है, जिसके कारण सॉइल का पीएच जो है बैलेंस होने लगता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एसिड सॉइल के लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एसिड सॉइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिससे कि हमको पता लगेगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं पुट हो सकते हैं। सो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ एक्सट्रीम एसिड सॉइल। एक्सट्रीमली एसिड सॉइल का जो पीएच होता है वो होता है 4 से 4.5 या फिर लेस देन 4.5। इसके साथ साथ जो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल होती है उसका पीएच होता है 4.5 से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पीएच मीटर मेजर। पीएच मीटर जो होता है वो क्या मेजरमेंट करता है। तो पीएच मीटर क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए इन सॉइल सॉल्यूशन में। सॉइल सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन होंगे तो उसकी कंसंट्रेशन की को मेजरमेंट करता है ये पीएच मीटर। अगर सॉइल सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर सॉइल के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होने के कारण यहाँ पे एक्टिव एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, एक्टिव एसिडिटी। इसलिए जो पीएच मीटर होता है वो हमेशा एक्टिव एसिडिटी को ही मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रॉक्स क्या होती हैं। एसिड रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जिसमें कि सिलिका कंटेंट जो होगा वो मोर देन 65% होगा। सिलिका कंटेंट जिन रॉक्स में मोर देन 65% है वो एसिड रॉक होती हैं। नेक्स्ट है कि एसिड रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं।
सो ऐसे रॉक्स में रायोडाइट है, ग्रेनाइट है, पैगमेटाइट है और सैंडस्टोन है। इन सभी में जो सिलिका कंटेंट है वो मोर देन 65% है, जिसके कारण ये एसिडिक नेचर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल का। एसिड सल्फेट सॉइल का जो पीएच होता है, एसिड सल्फेट सॉइल को हम कैट क्ले सॉइल भी बोलते हैं। कैट क्ले सॉइल या एसिड सल्फेट सॉइल का जो पीएच होता है वो लेस देन 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एसिड सॉइल होती हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पुअर क्यों होती है और हाई परमेबिलिटी किस कारण से होती है। तो एसिड सल्फेट सॉइल में क्या होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, जैसे कि आप जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी पाई जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है ये फ्लक्चुलेटिंग एजेंट होता है। फ्लक्चुलेशन का अपने साधारण भाषा में समझा जाए तो फ्लक्चुलेशन है कि सॉइल के पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ जुड़ना या फिर चिपकना। ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये सीमेंटिंग एजेंट का कार्य करता है। ये जो है ये सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखता है, जिसके कारण जो है फ्लक्चुलेशन यानी कि ढेले बनते हैं। फ्लक्चुलेशन सॉइल पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ जुड़ने से अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर तैयार होती है, जैसे कि ग्रैनुलर, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक, प्लेट स्ट्रक्चर। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉइल में कमी आ जाएगी तो ये जो सॉइल पार्टिकल हैं ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, ये फ्लक्चुलेट नहीं कर पाएंगे। आपस में बाइंड ना होने के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिस्पर्स रहेंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे। फ्लक्चुलेटिंग जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर और भी कई कॉम्प्लेक्स करते हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉइल के पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए एक प्रोमिनेंट है। तो अगर सॉइल पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग हो जाएंगे तो इसके कारण जो है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होने के कारण सॉइल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाती है। स्टूडेंट, एसिड सॉइल के लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वीडियो जो है अच्छी तरह से समझ आई होगी। एसिड सॉइल के बारे में क्या होती है, इसका फॉर्मेशन क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका कंपोजिशन किस प्रकार से बनता है और इसका रिक्लेमेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। एसिड सॉइल का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।